राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पुष्कर पहुंचे हैं। पुष्कर के खरे खड़ी रोड स्थित साई धाम पहुंचे हैं राज्यपाल बागड़े। पुष्कर साई धाम पर राज्यपाल बागड़े को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साई धाम में आयोजित विशेष समारोह में भाग लेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, नगर परिषद सभापति कमल पाठक समेत गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। गार्ड ऑफ ऑनर जब उनको दिया जाता है तब की ये तस्वीरें। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये तब की तस्वीरें हैं जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पुष्कर पहुंचे और वहां पर जैसे ही वो पहुंचे उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया जाता है और ये उसी की तस्वीरें। और अब जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहेगा। मिनट टू मिनट स्केड्यूल भी पहले भी हमने आपको दिखाया और फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सच बेधड़क पर, ये राज्यपाल को जब गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया पुष्कर के अंतर्गत, ये तब की तस्वीरें हैं और अब उनका राजधानी आने का भी कार्यक्रम रहेगा। खेड़ली में गौ तस्करी के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे तस्करों के हौसले काफी बुलंद है। आए दिन सुनसान इलाकों में बैठे गौवंश के दिन में रैकी करके रात के समय गाड़ियों में भरकर गौकशी के लिए ले जाया जा रहा है। देर रात करीब 12:30 बजे थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर दूर माली वाली बगीची के पास में बोलेरो पिकअप में गौवंश भरने की आवाज सुनकर वहां के पार्षद मुरारी लाल सैनी ने शोर मचाया, जिस पर गौ तस्करों ने बोतलों और पत्थरों से हमला किया। दूसरी तरफ सतर्क गौ सेवकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी के सामने लगाकर उसे रोका, जिससे वाहन नाली में फंस गया। करीब 5-6 गौ तस्कर मौके से फरार हुए, जबकि 6 सांड और गायों को सुरक्षित मुक्त भी करवाया। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात यहां पर शुरू करती है। तो लगातार हम देख रहे हैं खेड़ली में गौ तस्करों के हौसले काफी बुलंद है। गौ तस्करों गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत भी हुई है और कई गायों को मुक्त करवाया गया। ये उस दौरान की तस्वीरें। जी, गौ तस्करों द्वारा डेली की डेली यहाँ खेड़ली मंडी से और गायों को ले जाया जा रहा है और आज 12:15 बजे के समथिंग माली वाले बगीचे के बगल से गायों को उठाया गया। हाँ। और गौरक्षक टीम द्वारा आगे ट्रैक्टर लगा करके गाड़ी को रोका गया। बैक में जब गौ तस्करों द्वारा गाड़ी ली जा रही थी तो गाड़ी का टायर नाली में फंसने से गाड़ी को छोड़कर वो भाग गए। देखने में आपके कितने संख्या में हो सकते हैं वो लोग? वो 7-8 जने थे। तो क्या उन्होंने जैसे गायों को छुड़ाने का आप लोगों ने प्रयास किया, तो क्या उन्होंने पथराव किया? पेप्सी की जो बोतल आती है वो फेंकी थी गौरक्षकों पर। अच्छा, उन्होंने क्या बोतल वगैरह सब कुछ सामान रखा हुआ था? पूरा सामान उनके पास रहता है, गाड़ी में रखे हुए हैं अंदर। हरनौत थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई है, जहां पर एक पिता ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और बेटे पर जानलेवा हमला किया। हमले में पत्नी मंजू मीणा और बेटे हरीश गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां पर दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। आरोपी की पहचान मंडावरा के रहने वाले गणपत लाल के रूप में हुई है, जो कि बीएलओ सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है। घटना के बाद रात करीब 3 बजे आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान के अंदर खून बिखरा हुआ मिला और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के बाद वारदात की आशंका यहां पर जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके जांच शुरू की है। घायल बेटे ने बयान में कहा कि पिता ने रात में सोते समय उन पर हमला किया। पुलिस मौत के कारणों सहित पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो पिता ने पत्नी और बेटे पर गंभीर जानलेवा हमला किया, इस तरह के आरोप यहां पर लगे और उसके बाद में पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस हर एंगल से पूछताछ में जुटी हुई है। अगर रात्रि को 3 बजे की समथिंग सूचना मिली थी, बनडिया कला गांव में गणपत लाल ने फांसी खा ली है, तो सूचना पर पुलिस पहुंची थी। वहाँ देखा था घटना स्थल जो मकान है गणपत लाल का, उसमें खून बिखरा हुआ था और गणपत लाल की बॉडी वहाँ नीचे फर्श पर रखी हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा के बॉडी को यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट कराया है। जांच पड़ताल से पता लगा है कि गणपत लाल ने पहले उसकी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की धारदार हथियार से
जिनका अभी प्रतापगढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद ये खुद की भी मौत हो। तो लगातार आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में कितना ज्यादा गम का माहौल है। यहाँ पर तमाम लोग जो है, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप सेन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, फिलहाल जो मां बेटे जख्मी बताए गए हैं, उनकी हालत कैसी है और पुलिस तहकीकात में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? ये आपको बता दूं कि अनोद थाना क्षेत्र का मामला है, बनड़िया कला का। यहाँ पर जो अपने ही पति ने पत्नी के ऊपर और बेटे के ऊपर धारदार हथियार से वार किया था। उसके बाद उन दोनों को जो जिला चिकित्सालय रेफर किया था, वहाँ से गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। और इसी दौरान जो शिक्षक ने जो संदिग्ध हालत में मौत होना पाया गया है। मौके पर एफएसएल की टीम और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची थी और साक्ष्य जुटाने का काम किया गया है। जी दिलीप, आप बता रहे हैं कि साक्ष्य जुटाने के काम के अभी क्या कुछ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है? हाल फिलहाल मृतक की बॉडी जो अनोद अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। पुलिस की ओर से जांच जारी है। अभी किसी तरह की कोई पूछताछ? अभी पूछताछ के लिए तो अभी बेटा है जो रेफर है और उसके बाद जो पुत्री के बयान लिए जा रहे हैं। ठीक है दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव बाबरिया में देर रात पहले हुई फायरिंग की घटना को लेकर बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने हरसोरा थाना अधिकारियों और पुलिस जाब्ते के साथ में घटनास्थल का निरीक्षण करके मामले की तहकीकात की। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि फायरिंग में घायल व्यक्ति रोशनलाल का इलाज जारी है। घायल के परिजनों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। रिपोर्ट में जिन 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। अवैध हथियारों को लेकर डीएसपी गोयल ने बताया कि बानसूर और सर्किल क्षेत्र में पुलिस टीमों के द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही है। अब तक कई अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं और बदमाशों की गिरफ्तारियां भी की जा रही है। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। जांच हर एंगल से बानसूर के अंतर्गत जारी है। 4 आरोपी को डिटेन किया गया है। फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज ये दोपहर में हमारे पास सूचना आई कि एक रोशन गुजर माची का रहने वाला व्यक्ति है जिसको गोली लगी है, जिस पर हमारी टीम हॉस्पिटल पहुंची। उसको मजरूह को विधिवत इलाज दिया जा रहा है और मैंने और एसएचओ हरसोरा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभी इनके जो रिलेटिव हैं ओम प्रकाश गुजर सन ऑफ मनोहर लाल, उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और प्रार्थी से इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। घटना के बारे में जो इन्होंने 4 नामजद व्यक्तियों के नाम बताए हैं, उनको हमने डिटेन किया है। उनसे भी घटना के बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबे टाइम से एक चलन रहा है अवैध हथियार रखने का, जिस पर बानसूर पुलिस की और मेरे पूरे सर्किल की टीम की लगातार कार्रवाई जारी है। आप देख भी रहे हैं कि पिछले 2 महीने में हमने करीब 5-6 अवैध हथियार बरामद किए हैं। इस तरह के काम करने वाले व्यक्तियों से फायरिंग की घटनाओं में भी हमने अच्छे खुलासे किए हैं और इस घटना का भी विस्तृत इस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और जल्द ही जो मुलजिम है गिरफ्तार। और अब बात कोटा के इटावा उपखंड के कारवाड़ गांव में रविवार सुबह पेयजल आपूर्ति के लिए बनी पानी की टंकी का 7 से 8 फीट लंबा छज्जा अचानक से भर भरा कर नीचे गिर गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा यहां पर टला। बस्ती के बीच मौजूद इस टंकी के पास ही स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन रविवार होने के कारण स्कूल बंद था और बच्चों की मौजूदगी नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी की जर्जर हालत को लेकर कई बार प्रशासन और पीएचडी विभाग दोनों को अवगत करवाया, इसके बावजूद कोई भी ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। करवाड़ सरपंच परसराम गुर्जर ने जलदाय विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया ये जा रहा है कि बरसों पुरानी ये टंकी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।
तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि टंकी की क्या कुछ हालत है। ये तो गनीमत रही कि यहाँ पर छुट्टी के दिन बच्चे नहीं थे, अन्यथा कुछ भी बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बना रहता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 2 शातिर चोर को गिरफ्तार करके 12 चोरी की बाइक भी बरामद की है। मांडलगढ़ थाना पुलिस के मुताबिक शातिर चोर भीड़ भाड़ और सुनसान इलाके में खड़ी बाइक को चोरी करके वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से और भी वारदात की पूछताछ की जा रही है और ये दोनों चेहरे भी आप गौर से देख लीजिए, जिन्होंने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जो इस वारदात में संलिप्त पाए गए। झुंझुनू में अल सुबह एजीटीएफ राजस्थान और जिला पुलिस ने संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई की। सुबह 4 से 7 बजे तक जिले के 15 ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें करीब 100 एजीटीएफ जवान, 100 पुलिसकर्मी और ईआरटी कमांडो शामिल रहे। सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी, मेहाड़ा और बबाई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान हार्डकोर अपराधी विक्रम गुर्जर और निखिलेश के कब्जे से पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दूसरे चरण में सक्रिय अपराधी श्रवण भलोटिया को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, जबकि नितिन भड़िया की तलाश जारी है। पुलिस ने साफ किया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। हमने कई चिन्हित जो गैंग के सदस्य होते हैं, आपने सुना होगा डिफरेंट गैंग हैं जो उसके सदस्य जो झुंझुनू जिले के बाई चांस उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ हमने दबिश दी है और हमने उनके ठिकानों पर बड़ी ही बारीकी से सर्च की है। उस सर्च में हमें 2 बदमाशों के पास कारतूस और हथियार मिले हैं। एक बदमाश है चिरानी का अनिल, उसका भाई विक्रम के पास हमें 28 कारतूस मिले हैं और दूसरा बदमाश है संजय उर्फ बचिया, उसका भाई है निखिलेश जो पपूरना का है। दोनों थाना खेतड़ी इलाके के बदमाश हैं। इसके यहाँ हमें बचिया के घर पे हमें 1 पिस्टल और 3 कारतूस मिले हैं। तो इनके खिलाफ हम संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और जिले में जितने भी अपराधी हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश एजीटीएफ की तरफ से और झुंझुनू पुलिस की तरफ से हम। और अब बात बालोतरा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी अपने बालोतरा स्थित आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो वही किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनके संसदीय क्षेत्र में आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजन के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बधाइयां भी मिली है। जन सुनवाई के दौरान संसदीय क्षेत्र से आए आम लोगों ने अपनी विभिन्न जन समस्याएं चौधरी के सामने रखी। उन्होंने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीरें जन सुनवाई की आप देख सकते हैं। बालोतरा की तस्वीरें हैं कैलाश चौधरी का आवास से, जहां पर ये जन सुनवाई रखी जाती है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। कैलाश चौधरी बड़ी गंभीरता के साथ में समस्याओं को सुनते हैं और कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत करने के निर्देश देते हैं। अरनोद थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई है, जहां पर एक पिता ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और बेटे पर जानलेवा हमला किया। हमले में पत्नी मंजू मीणा और बेटे हरीश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। आरोपी की पहचान मंडावरा निवासी गणपत लाल के रूप में हुई है, जो कि बीएलओ सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है। घटना के बाद रात करीब 3 बजे आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान के अंदर खून बिखरा मिला और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के बाद वारदात की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके जांच शुरू की है। घायल बेटे ने बयान में कहा, पिता ने रात में सोते समय उन पर हमला किया। पुलिस मौत के कारणों सहित पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो पहले भी आपको ये खबर बताई कि किस तरह से एक बेरहम पिता ने अपनी ही पत्नी और बेटे पर जानलेवा हमला किया और चाहे किस घर में विवाद नहीं होते,
कई विवाद होते ही हैं, लेकिन ये रिश्तों को तार-तार शर्मसार कर देने वाला मामला, मर्यादा को लांघने वाला मामला, और ऐसे में रिश्तों का ही खून यहाँ पर कर डालना अपने आप में बड़ा शर्मनाक ये घटना, और लगातार पुलिस यहाँ पर हर एंगल से पूछताछ कर रही है। और अब आज सिरोही के आबू रोड की सड़क के बीच मार्ग पर दिखा लेपर्ड का मूवमेंट। आबू रोड अंबाजी मार्ग पर बीती रात हुई चहलकदमी। सड़क पार करते लेपर्ड को कार सवार लोगों ने कैमरे में कैद किया। कार सवार लोगों को देख लेपर्ड ने लगाई दौड़। सूरबगला के कब्रिस्तान से होकर जंगल की तरफ भागा लेपर्ड। आबू रोड अंबाजी मार्ग पर बीती रात पैंथर की चहलकदमी होती है, और ये तस्वीर आप देख लीजिए। लेपर्ड यहाँ पर दिखाई देता है। आबू रोड से अंबाजी जाने का ये पूरा रास्ता है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर दिन रात कई पर्यटक यहाँ से गुजरते भी हैं, कई राहगीर यहाँ से गुजरते हैं। और ऐसे में जब ये तस्वीरें देखने को मिल जाए तो जहाँ पर ये तस्वीरें आपको रोमांचित कर देने वाली लगती है, तो वहीं ये किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि गनीमत ये रही जिन लोगों ने इस मंजर को कैमरे में कैद किया वो 4 व्हीलर के अंतर्गत है। यदि यहाँ से कोई 2 पहिया वाले गुजर रहे होते तो सोचिए क्या कुछ हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस तरह की अनहोनी नहीं होती, लेकिन फिलहाल सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये रास्ता जहाँ से दिन रात कई श्रद्धालु अंबाजी जाने के लिए आते भी हैं, और माउंट आबू अपने आप में राजस्थान का कश्मीर है। इस रोड से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। सवाई माधोपुर में 3 दिवसीय अमरूद महोत्सव का आज दूसरा दिन है। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला ने फीता काट करके किया। राजस्थानी परंपरा के मुताबिक तिलक और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष को हल भेंट करके उन्हें सम्मानित भी किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर मौजूद रहे। महोत्सव में राजस्थानी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम, दंगल पद गायन और सजाई गई अमरूद और अन्य फल फूल की झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कल देर शाम बॉलीवुड के स्वर सम्राट कैलाश खेर भी रणथंभौर की शेरों की नगरी में प्रस्तुति देंगे। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब ओम बिरला साहब यहाँ पर पहुँचते हैं। सवाई माधोपुर के अंतर्गत अमरूद महोत्सव में जब पहुँचे, यहाँ पर कई चीज़ों का स्वाद लेते हुए वो दिखाई देते हैं। आनंद और लुत्फ उन्होंने उठाया। साथ में किरोड़ी लाल मीणा का ये अंदाज कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी वो इसी अंदाज में दिखाई देते हैं। ये अमरूदों का महोत्सव केवल महोत्सव नहीं है, ये अमरूदों का महोत्सव आने वाले समय के अंदर इस सवाई माधोपुर, इसके आसपास के इलाके के किसान की जिंदगियों को बेहतर कर देगा। हमने अभी अमरूदों से बने हुए प्रोडक्ट को देखा है, और अमरूदों का लाभ अगर देश और दुनिया में चला गया। फलों के अंदर अमरूद सस्ते बिकते हैं, लेकिन अमरूदों में विटामिन सी होता है, तो अमरूदों में होता है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है। पाचन तंत्र के अंदर भी सबसे बड़ा लाभ मिलता है तो अमरूदों का मिलता है। वजन घटाने के प्रयास आज देश और दुनिया में नुस्खे हैं। अगर उन नुस्खों में अमरूद खाओगे तो वजन घटाने का काम भी करेगा। इतना ही नहीं, शुगर कम करने के लिए भी अमरूदों का लाभ है, और कैंसर को रोकने के लिए भी अमरूदों का लाभ है। जब आप किसी भी साइट पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अमरूदों के कितने लाभ हैं, लेकिन इस लाभ को देश और दुनिया में बताने की आवश्यकता है। और अब कांकेर से बड़ी खबर। कांकेर जिले के पीड़ापाल के आसपास के 25 गांव से लगभग 200 लोग आज करेंगे अपने धर्म में वापसी। सर्व समाज और सर्व आदिवासी समाज के प्रमुखों के सामने वापसी होगी। आज सभी को
पीड़ापाल बाजार स्थित शेड में इकट्ठे होने को भी कह दिया गया है। तो सभी 25 गांव के लगभग 200 लोगों को एक साथ धर्म वापसी करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक धर्म वापसी का मुख्य कारण बीते दिनों धर्मांतरण की वजह से बड़े तेवड़ा में हिंसात्मक झड़प को बताया जा रहा है। सभी गांव में धर्मांतरित व्यक्तियों के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है और ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो कई बड़ी तादाद में लोगों की एक बार फिर से धर्म वापसी होगी। कांकेर की ये तस्वीरें हैं, 25 गांव से लोग कर पाएंगे धर्म वापसी और शायद ये तस्वीरें उस रिचुअल को बताती हुई है जो धर्म वापसी के दौरान किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर की ये तस्वीरें जहां पर बड़ी तादाद में आप देखिए, आंकड़ा देखिए, 25 गांव से लोग धर्म वापसी करते हुए दिखाई देंगे। और उससे पहले, धर्म वापसी से पहले जो रिचुअल किया जाता है वो रिचुअल यहां पर जारी है और पीड़ापाल सहित 25 गांव इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और यदि लोगों का मैं आंकड़े की बात करूं तो 200 लोग जो है वो धर्म वापसी करेंगे। आप देखिए, बड़ा आंकड़ा है, तकरीबन 200 लोग जो है एक बार फिर से धर्म वापसी कर रहे हैं। और धर्म वापसी के लिए जो प्रमुख रीति रिवाज होते हैं वो शायद यहाँ पर किया जा रहा है, जो इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान बीजेपी ने जारी की प्रस्तावकों की सूची। प्रस्तावकों में शामिल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, ओमकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जशवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल सिंह मौजूद। तो इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर, ये तमाम नामों की सूची प्रस्तावक को लेकर के हमने मुख्य नाम आपको इसमें बता दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल हैं और क्या कुछ नाम है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी सूची आप देख सकते हैं। कैलाश चौधरी का नाम है, प्रभुलाल सैनी का नाम है, नारायण पंचोरिया का नाम है, डेप्यूटी सीएम दोनों यहाँ पर है, पूर्व सीएम जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो ये प्रस्तावकों की सूची आपके सामने और ऐसे में बेसब्री से हर किसी को इंतजार भी है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का और तमाम जो वो प्रोसेस होता है, प्रस्तावक कौन कौन बनाए गए, ये प्रस्तावकों की सूची एक बड़ी तादाद में पूरी की पूरी फौज यहाँ पर बतौर प्रस्तावक के साथ में जुड़ी हुई है और ऐसे में ये तमाम नाम एक के बाद एक सूची में शामिल हैं। आज ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, ये पूरी की पूरी सूची, नाम हमारे सामने, प्रस्तावकों की सूची और हर किसी को इंतजार है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावों की सूची जारी की है और इस सूची में जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, खासकर उन चेहरों को भी शामिल किया गया है जिनको संगठन का अनुभव है। और पूरी सूची में संगठन के तमाम वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है, जो संगठन की रीति नीति को समझते हैं। ऐसे में 20 प्रस्तावों की सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जारी की है, क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही ये माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही चुने जाएंगे। लेकिन चूंकि पार्टी में लोकतंत्र की प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसे में चुनाव के बाद विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन अभी चूंकि नामांकन की प्रक्रिया के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि एक ही नामांकन आता है या 2 नामांकन आते हैं। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं, एक ही नामांकन दाखिल होगा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया जो पार्टी की होती है उसके तहत मतलब लाल सिंह जी ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नितिन नवीन साहब का नाम जो है लगातार जोरों शोरों से है, जो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अभी बखूबी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। लगभग इसी नाम पर जो है मुहर लग सकती है, ये कयास के तौर पर मैं समझना चाह रही हूँ, अभी जो कयास चारों तरफ है।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। देखिए उसको यूँ समझो क्योंकि भाजपा का एक, अगर हम इसका इतिहास भी देखेंगे तो कमोबेश जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है उनका ही चयन होता है। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक तरीका है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसे में आपको पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। अब चूंकि जो आप कह रहे हैं उसका जवाब नहीं हो सकता है कि ये देखना होगा कि नामांकन के समय कोई दूसरा नामांकन आता है या नहीं आता है। अभी तक कोई भी चेहरा ऐसा सामने नहीं आया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन के अलावा अपना कोई नामांकन दाखिल करने का विचार कर रहा है या कोई नाम सामने आ रहा है। ऐसे में लगभग ये तय है कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो पूरी एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया उसके तहत कार्यवाही हो रही है और उसी कड़ी में आज 20 प्रस्तावकों के नामों की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह जी। तो लगातार ये प्रस्तावकों की सूची और बड़े बड़े नाम इस सूची में शामिल है। आप देख लीजिए, चाहे मैं अभी के मुख्यमंत्री की बात करूं या पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूं या दोनों डेप्यूटी सीएम की बात करूं, ये तमाम वो चेहरे जो बतौर प्रस्तावक के तौर पर यहां पर शामिल किए गए और ये 20 नामों की सूची और बड़े बड़े चेहरे। लेकिन जो कयासों का दौर है, लगातार चारों तरफ एक ही नाम पर चर्चा फिलहाल अभी चल रही है, नितिन नवीन जी के नाम पर। नितिन नवीन जी के नाम पर यह चर्चा है जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? क्योंकि अभी तक कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं हुआ और ऐसे में कयासों का दौर यही लग रहा है कि क्या नितिन नवीन ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखाई देंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।